हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू TBL सीरीज़ खमजीरा के एपिसोड 12 यानी कि लास्ट एपिसोड के बारे में। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड थोड़ा लंबा है पर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह रामपुंग परन से कहती है, किम का मरना लिखा है कई सालों की उम्र में, पर मैंने कभी भी नहीं कहा था कि इसकी मौत आधी रात को होगी। किम पैदा हुआ था सुबह 6 बजे। ये सुनकर परन और किम बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। कब बहुत सारी आत्माएं आती है परन के ऊपर हमला करने लगती हैं। ये देखकर किम बहुत ही ज़्यादा डर और घबरा जाता है क्योंकि परन के ऊपर बहुत सारी आत्माएं हमला करने लगती हैं। किम उस रिंग से बाहर निकलने ही वाला रहता है पर परन के आखिरी शब्द यही रहते हैं कि किम उस रिंग से मत निकलना। किम के अगल बगल बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा कवच लगा रहता है और सारी आत्माएं किम के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करती हैं, पर वो कवच इतना ज़्यादा ताकतवर रहता है कि कोई आत्माएं किम का कुछ भी नहीं कर पाती हैं। कहता है, प्लीज़ रामपुक अब रुक जाओ हो, अगर मैं इस रिंग से निकलने का फैसला करूँगा तो क्या तुम इस सबको रोक दोगी और सबको जाने दोगी? और तभी रामपुक कहती है, मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ। किम क्योंकि देख रहा था कि परन के ऊपर वो आत्माएं लगातार हमला कर रही थी। और तभी रामपुक कहती है, मुझसे प्रॉमिस कराना बंद करो, अभी इसी वक्त इस रिंग से बाहर निकलो। और तभी किम कहता है, प्लीज़ इन्हें जाने दो, इन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। रामपुक कहती है, मैं तुमसे प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ और अगर तुम चाहते हो कि ये सब कुछ हो जाए तो तुरंत इसी वक्त इस रिंग से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम तुमसे है ना कि किसी और से। और तभी जब किम रिंग से बाहर जाने ही वाला रहता है कि तभी साधु कोशम उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, रामपुक मेरे पास एक सवाल है। रामपुक अपनी सारी ताकत लगाती है उस कवच को तोड़ने के लिए पर वो कुछ भी नहीं कर पाती है। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह काय चेन जेट और चरण को बताता है कि मुझे जंगल से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम है। और तभी जेट कहता है कि मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। जेट चरण से कहता है कि तुम अपने ताकत से पता लगाओ क्या किम अभी जिंदा है। और तभी चरण महसूस करता है कि किम अभी जिंदा है। और तभी चरण कहता है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो तो जिंदा है पर खतरे से बाहर है या नहीं। और तभी जेट कहता है, मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना है। और तभी कांचन कहता है, अपना लोकेशन भेजो, मैं चॉपर भेजता हूं। और तभी चरण कहता है कि इट्स ओके, शांत हो जाओ, वैसे भी हम लोगों ने बहुत कुछ किया है किम को बचाने के लिए है। और तभी जेट शांत हो जाता है। दूसरी तरफ रामपुक और वो आत्माएं उस कवच को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश करती हैं। और तभी साधु कोशम रामपुक से कहते हैं, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो रामपुक कहती है, अपना टांग मत अड़ाओ। और तभी साधु कोशम कहते हैं, मैं तो तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर तुम मुझे एक सवाल का जवाब दे दोगी तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या तुम्हें सच में किम का मौत ही चाहिए? और तभी रामपुक कहती है, हाँ, मुझे बस यही लड़की की जिंदगी चाहिए। साधु कोशम कहते हैं, क्या तुम्हारे साथ जितना कुछ हुआ है क्या किम की जिंदगी से तुम्हें खुशी मिल जाएगी? और तभी रामपुक कहती है, हाँ, मुझे खुशी मिल जाएगी, मुझे इस इकलौते इंसान की शरीर से मुझे खुशी मिल जाएगी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे किम की बस जिंदगी चाहिए। और तभी साधु कोशम कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारा इतना वक्त बर्बाद किया है। और तभी वो किम को अंदर कर देते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अचानक एक तेज रोशनी आती है। तेज रोशनी में परन अपनी ताकतों का यूज करता है। फाइनली परन उस ताकत का यूज करता है जो कि पर्वतों के देवता ने उसे दिया था। परन के पूरे शरीर पर नाग देवता का चिन्ह बन जाता है और इसके आसपास तेज सुनहरी रोशनी आने लगती है। ये देखकर रामपुक चौंक जाती है और तभी परन मंत्र पढ़ने लगता है। और जैसे ही मंत्र पढ़ता है और वो नाग देवता वाला औजार आ जाता है सामने और परन उसका यूज फाइनली करता है। परन जैसे उसका यूज करता है, एक परन के पीछे से एक बहुत बड़े नाग देवता को दिखाया जाता है और परन उस ताकत का यूज करता है जो कि पर्वतों के देवता ने उसे दिया था। और जैसे ही उस ताकत का यूज करता है, सामने जितनी भी आत्माएं रहती हैं और इतनी सारी आत्माएं अचानक गायब हो जाती हैं और परन इसके बाद गिर जाता है। ये सब देखकर किम कहता है, क्या हुआ, परन इतना कमजोर कैसे हो गया? तभी साधु कोशम कहते हैं कि ये औजार इंसानों के शरीर को सहने के लिए नहीं बना था। मैंने पहले भी इसे वार्न किया था कि अगर तुम इसका
यूज करोगे तो शायद तुम्हारी इंसानी बॉडी इसको संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि इसे पर्वतों के देवता ने दिया था। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत थी, तो परन इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और ये बात वो अच्छी तरह से जानता था। और तभी खेम कहता है, परन तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और तभी रामपुंग कहती है, सच बताऊं तो तुमने एक ही चाल में मेरे सारे नौकरों को हटा दिया है, तो तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ, पर तुम्हारी कोई भी चाल इस लड़के की जान नहीं बचा सकती है। अगर तुम चाहते हो ये ख़त्म हो तो खेम को ज़िंदगी मुझे दे दो। और तभी दिखाया जाता है कि परन कहता है कि खेम ये मत करना। और तभी खेम रिंग से बाहर आ जाता है। खेम रिंग के जब बाहर आता है, रामपुंग कहती है, अब तुम्हें उसी तरह महसूस होगा जिस दर्द को मैंने सहा था। और तभी पर रामपुंग खेम को मारने लगती है और वो एहसास दिलाती है कि जिस वक्त मुझे कोरों से मारा गया था, मुझे उसी वक्त इस दर्द का एहसास हुआ था, तुम भी उस दर्द का महसूस करो। खेम को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। रामपुंग उसे कोरों से मारती है और उसी दर्द का एहसास दिलाती है जिस वक्त उसे हुआ था। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है। वो एक एक करके खेम को मारती रहती है और ये देख कर परन उसे रोकता है और कहता है, रामपुंग उसे जाने दो। और तभी खेम कहता है कि मैंने पास्ट लाइफ में अपने वजह से किसी की जान गंवाई थी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस जन्म में भी किसी की मौत हो, इसलिए मैं नहीं चाहता। परन अब रुक जाओ। और तभी खेम उस वार को सहता रहता है। और तभी परन कहता है, रामपुंग बस प्लीज़ रुक जाओ। और तभी रामपुंग कहती है, मतलब तुम्हें एहसास है कि तुमने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं। और तभी पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, किस तरह रामपुंग के पास ख्वान का पास्ट रूप जाती है जो कि एक लड़की रहती है, और किस तरह रामपुंग के सामने उसके बच्चे को नदी में फेंक दिया जाता है। और जब भरी सभा में रामपुंग से गवाही लिया जाता है और ख्वान का पास्ट रूप यानी कि उस लड़की से गवाही लिया जाता है कि क्या रामपुंग ने ही अपने बच्चे को नदी में फेंका है। खेम का पास्ट लाइफ यानी कि ख्वान ये झूठ बोल देती है और कहती है, हाँ रामपुंग आंटी ने ही अपने बच्चे को नदी में फेंका है। और यही दर्द महसूस कराने के लिए रामपुंग खेम को उसी दर्द का एहसास दिलाती है और उसके गले को दबाने लगती है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है। साधु को मंत्र पढ़ते रहते और परन भी काफ़ी कोशिश करता है कि वो उठ पाए, पर रामपुंग नहीं रुकती है। रामपुंग खेम को मारने की पूरी कोशिश करती है और अपनी पूरी ताकत लगा देती है खेम के गले दबाने में। और खेम का गला तब दबाने लगती है और खेम की आत्मा जैसे निकलने वाली रहती है। और तभी रामपुंग परन से कहती है, तुम्हें कैसा लग रहा है कि जब तुम्हारा प्यार तुम्हारी आंखों के सामने मर रहा है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और तभी साधु कोशम काफ़ी सारे मंत्र पढ़ने लगते हैं रामपुंग को रोकने के लिए। तभी वहाँ पर काफ़ी अच्छी आत्माएं आती हैं। दादी मासी की आत्मा आती है और परन को हिम्मत देती है, और वोट की भी आत्मा आती है और ठैक और एक भी आते हैं और परन को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि अपने गुस्सा को अपने दुख में मत बदलने दो, अपना ध्यान लगाओ और ये कोशिश करो कि तुम रामपुंग को हरा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा ताकत है जो रामपुंग को भी हरा सकती है। बस ध्यान लगाओ क्योंकि तुम्हारी ताकत ज़्यादा स्ट्रांग है। और सभी लोग परन को हिम्मत देते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तुम हार मत मानो, तुम खेम को बचा सकते हो। और जब रामपुंग खेम की ज़िंदगी लेने ही वाली रहती है कि तभी परन उठ जाता है और वो काफ़ी सारे मंत्र को पढ़ने लगता है। और तभी वहाँ पर खेम की माँ भी आ जाती है जो कि रामपुंग का हाथ हटा देती है। अब साधु कोशम और परन मंत्र पढ़ने लगते हैं और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह खेम की माँ कहती है, रामपुंग मैं ये अपने बच्चे के साथ नहीं करने दे सकती। तो एक माँ हो, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम ये बात ज़रूर समझोगी। और खेम की माँ की आत्मा आके रामपुंग को रोक लेती है और कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें ये बात समझ में आएगी। और तभी रामपुंग कहती है कि हट जाओ, मुझे खेम की आत्मा चाहिए। पर परन मंत्र पढ़ने लगता है क्योंकि परन की ताकत काफ़ी ताकतवर रहती है, पर वो दुख और गम की हालत में इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो रामपुंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाता है। पर अपनों का साथ परन को हिम्मत देता है और परन काफ़ी सारे मंत्र को पढ़ता है, जिसकी वजह से रामपुंग की आत्मा काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और रामपुंग के मुँह से खून निकलने लगता है। और परन रामपुंग से कहता है कि अभी भी वक्त है, यहाँ से चली जाओ, नहीं मैं तुम्हारी आत्मा को कैद कर दूंगा जिससे कभी भी तुम किसी को भी चोट नहीं पहुंचा पाओगी। और तभी साधु कोशम सामने आ जाते और परन से कहते हैं, इसे जाने दो और ये क्या तुम इस पर दया कर सकते हो। तो परन कहता है, साधु कोशम आपका क्या मतलब है। और तभी साधु कोशम सामने आ जाते हैं। ये सुनकर रामपुंग को इतना गुस्सा आता है कि वो साधु कोशम का गला दबाने लगती है। और ये देख कर परन कहता है, रामपुंग रुक जाओ। पर रामपुंग कहती है कि ये क्यों बीच में टांग अड़ा रहा है, इसको
उसका और मेरा कर्मा से कोई रिलेटेड नहीं है, फिर ये तुम क्यों बीच में बोल रहे हो साधु कोशम। और तभी साधु कोशम कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं एक बुरा इंसान हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले सकती हो क्योंकि मेरा कर्मा और तुम्हारा कर्मा एक दूसरे के साथ मिला है। और मैं बस तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, क्या मेरी बात सुनोगी रामपुंग। रामपुंग कहती है, मैं तुम्हारे ऊपर वक्त बर्बाद क्यों करूँ साधु, मैं जानती हूँ तुम एक साधु हो और मुझे अपने जाल में ज़रूर फंसाओगे। पर साधु कोशम कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात ज़रूर जानना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रामपुंग वह बात सुनने के लिए तैयार नहीं रहती और वो गुस्से में इतनी रहती है कि वो साधु कोशम का गला दबाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली रहती है। तभी साधु कोशम कहते हैं, एक बार मेरी बात ज़रूर सुन लो, क्या पता तुम्हें पछतावा हो। और तभी रामपुंग कहती है, नहीं मुझे नहीं सुनना है। साधु कोशम कहते हैं, क्योंकि मेरी कर्मा और तुम्हारा कर्मा एक दूसरे से रिलेटेड है। और तभी साधु कोशम कहते हैं कि याद है मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें क्या ज़्यादा ज़रूरी है। और तभी रामपुंग कहती है, मुझे बस खेम की ज़िंदगी ज़रूरी है, मुझे खेम की ज़िंदगी से मुझे सुकून मिल जाता। और तभी साधु कोशम कहते हैं, क्या तुम्हें यही चाहिए था। और दूसरी तरफ वो रामपुंग को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर जंगल रहता है और वहाँ कुछ नहीं रहता। ये देखकर रामपुंग कहती है, मैं जानती थी तुम बूढ़े साधु मेरे साथ ज़रूर कुछ ना ट्रिक करोगे। और तभी उसे एक बच्चे की आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि जब वो पहली बार अपने बच्चे को गोद मिली रहती है उसे इस पल का एहसास होता है कि इस तरह उसने अपने बच्चे के साथ बस कुछ ही पल बिताए रहते हैं। और रामपुंग अपने बेटे से वादा करती है कि मैं इस जन्म में तो तुम्हारे साथ नहीं रह पाई पर बेटा, पर मैं अगले जन्म में तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगी। मैं यही दुआ करती हूँ कि हम दोनों का मिलन ज़रूर हो। रामपुंग के गोद में वो छोटा बच्चा आ जाता है और वो रोता रहता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है। किस तरह रामपुंग उस छोटे से बच्चे को लिए ही रहती है। और तभी साधु कोशम कहता है कि माँ अब रुक जाओ, अब बस बहुत हुआ, तुम्हारा श्राप ख़त्म होता है। और रामपुंग कहती, क्या बेटा तुम हो। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है। किस तरह रामपुंग अपने बेटे को सामने देखकर उदास और बहुत ही ज़्यादा दिल से भर जाती है और कहती है, मेरे बेटा, मेरे बेटे, तुम मेरे सामने थे, मुझे कभी क्यों एहसास नहीं हुआ कि तुम जिंदा हो। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है। रामपुंग साधु कोशम के सामने हाथ छोड़कर माफ़ी मांगती है और खेम और उसकी माँ ये देखकर रोने लगते हैं। और तभी रामपुंग सभी से सॉरी बोलती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो खेम, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद की इस श्राप की वजह से। मैं जानती हूँ कि मेरी गलतियाँ माफ़ करने के लायक तो नहीं है, पर मुझे माफ़ कर दो। और तभी खेम कहता है कि तुम्हारी गलतियाँ इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि तुमने मेरी वजह से मेरे आसपास वालों को भी बहुत चोट पहुँचाया है। और तभी रामपुंग कहती है, अगर कुछ है जो मैं कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे बताओ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी वो सज़ा दो जो मैंने तुम्हें दिया था। और तभी दिखाया जाता है कि सभी लोग खेम को कहते हैं, ये खेम तुम्हारा फैसला है कि रामपुंग को तुम क्या सज़ा देना चाहती हो कि श्राप तुमसे ही बना था। और सभी लोग खेम को यही कहते हैं कि खेम जो फैसला लेगा सभी लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे। और खेम की माँ भी कहती है कि बेटा तुम जो भी चूज़ करोगे हम लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और तभी खेम रामपुंग को देखता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि अगर मैं इस बार बदला लूँगा तो बदला होता रहेगा और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा, इसलिए मैं माफ़ करता हूँ तुम्हें। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे काम इतने नहीं थे कि मैं माफ़ कर सकूँ, पर मुझे लगता है कि जो तुमने सज़ा लिया था उसे डिज़र्व करना तुम्हें ज़रूरी है और मैं एक दिन यही उम्मीद रखूँगी कि तुम अपने बेटे से ज़रूर मिलो। और तभी रामपुंग कहती है, खेम शुक्रिया। और खेम अपनी माँ को गले लगा लेता है। उनके पीठ पर जितनी चोट रामपुंग ने मारा होता है वो सारा गायब हो जाता है और खेम काफ़ी अच्छा महसूस करता है और अपनी माँ से कहता है, माँ मेरा दर्द और मेरा चोट सब गायब हो गए हैं। और तभी रामपुंग अपने बेटे से कहती है, हम दोनों के रास्ते फिर मिलेंगे। तभी साधु कोशम कहते हैं, माँ एक दिन ज़रूर आएगा जब मैं आपका ख्याल रखूँगा और हम दोनों ज़रूर मिलेंगे। रामपुंग बहुत रोती रहती है और कहती, एटलीस्ट बेटा एक बार तो ज़रूर। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है। और तभी खेम की माँ कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने बदला नहीं लिया क्योंकि बदला एक दूसरे बदले का जन्म होता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। मैं बहुत ज़्यादा तुम पर प्राउड हूँ बेटा,
तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान बनोगे। और तभी खेम की माँ अपने बेटी को गले लगा लेती है। खेम भी बहुत उदास हो जाता है। दूसरी तरफ परन भी दादी माँ से मिलता है और कहता है, दादी माँ, आपके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत ही अजीब हो गई है, मैं अकेले जी भी नहीं पाता हूँ। तभी दादी माँ कहती है, तुम जब अकेले नहीं जी सकते तो क्यों ना खेम के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो, और हाँ, अगर खेम के साथ कुछ भी करोगे ना तो मैं तुम्हें सपने में ज़रूर परेशान करूँगी। और तभी रामपुंग सबसे फिर से माफ़ी मांगती और कहती है, मुझे माफ़ कर देना। साधु कोशम अपनी माँ को देखते रहते हैं और दूसरी तरफ दादी माँ सी भी आती है। खेम कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए दादी माँ सी। और तभी दादी माँ कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे माफ़ करिएगा साधु कोशम कि मैं आपसे मिल नहीं पाई थी और आपसे मिलने बिना ही इस दुनिया से चली गई थी। साधु कोशम कहते हैं, ओह, तुम्हारी मौत भी तुम्हारी तीखी ज़बान को नहीं रोक पाई। और सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि रामपुंग को भी उसकी गलती का एहसास हुआ। और कहते हैं ना, एक दर्द ही और एक दूसरे दर्द को ख़त्म करता है। रामपुंग को अपने बच्चे का एहसास हुआ क्योंकि वो अपने बच्चे से बस मिलना चाहती थी। वो तो परन से मिलता है। परन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम भी आओगे, शुक्रिया आने के लिए। तभी वुड कहता है कि क्यों नहीं आता, ये मेरे भाई की बात थी। तभी परन कहता है, पास्ट लाइफ में मैं एक अच्छे भाई की भूमिका नहीं निभा पाया, मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हें पर छोड़ता रहा, अपनी मुसीबतों से भागता रहा, मुझे माफ़ कर दो। और तभी परन अपने भाई को गले लगा लेता है और ये सीन भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। अब फाइनली वक्त आता है इन आत्माओं को विदा लेने के लिए। और तभी वुड कहता है खेम से कि प्लीज़ मेरे भाई का ख्याल रखना। और दूसरी तरफ थैक और एक भी खेम को गले लगाते और कहते हैं, पता है, हम लोगों का फिर से जन्म होगा और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो खेम कभी भी गिल्ट मत होना। और तभी खेम की माँ कहती है, अब वक्त आ गया है हम लोगों को जाने का, तो अभी हम लोग चलते हैं। विदा का वक्त आता है तो खेम काफ़ी ज़्यादा उदास और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। परन, खेम और साधु कोशम मंत्र पढ़ने लगते हैं और ये प्यारी आत्माएं इस दुनिया से फिर से चली जाती हैं। तभी परन खेम को हिम्मत देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सुबह हो जाती है। परन और खेम उसी मंदिर में पूजा करते हैं और खेम परन को देखकर कहता है कि फाइनली ये सब खत्म होता है। और तभी परन कहता है, जन्मदिन की बहुत ज़्यादा बधाई हो खेम, तुम्हें ये जन्मदिन काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लाए तुम्हारे लिए। और तभी खेम कहता है, शुक्रिया परन। और तभी परन और खेम एक दूसरे को देखते रहते हैं। परन कहता है, ये साल और आने वाला हर साल तुम अब मेरे साथ रहोगे, और हाँ खेम, ये बात हमेशा याद रखना कि मैंने तुम्हें चूज़ किया है। तो खेम कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है परन? और ये कहते ही परन तुरंत खेम की बाहों में गिर जाता है। खेम कहता है, परन परन, और खेम के बाहों में ही बेहोश रहता है। दूसरी तरफ खेम परन का ध्यान रखता है और परन को देखकर काफी ज्यादा उदास रहता है। दूसरी तरफ काचन साधु कोशम और जेट और चरण को वापस लेकर आता है। ये देखकर खेम काफी खुश हो जाता है और चरण और जेट इतने ज्यादा खुश रहते हैं कि वो खेम को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि फाइनली ये खत्म हुआ, हम लोगों ने हर कुछ कर दिया। और तभी काचिन खांसता है और कहता है, जाने से पहले साधु कोशम से तुम लोग आशीर्वाद ले लो क्योंकि मैं इन्हें स्टेशन पे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तभी खेम, जेट और चरण साधु कोशम से आशीर्वाद लेते हैं। और तभी चरण कहता है, साधु कोशम, मेरे पास सवाल है, क्या उसका आप जवाब दे सकते हैं? वैसे ये बहुत ही ज्यादा फनी सीन रहता है जो व्यूअर्स हम लोग पूछना चाहते थे कि क्यों साधु कोशम नहीं बताए थे रामपुंग उसकी माँ है, और इसी का जवाब आज चरण पूछता है। वैसे ये बहुत ही ज्यादा फनी सीन रहता है। चरण सारे सवालों का जवाब पूछता है और कहता है कि आपको कब पता चला कि रामपुंग ही आपकी माँ है और आपके पास्ट लाइफ रामपुंग से कनेक्टेड है? अगर आपको पता था तो आपने ये सब क्यों होने दिया? परन को इतना चोट क्यों सहने दिया? खेम की जिंदगी इतनी ज्यादा खतरनाक में क्यों होने दिया? आपने पहले क्यों नहीं रामपुंग को बताया कि आप उसके बेटे हो? और अगर आपको पता ही था कि रामपुंग को अगर उसका बेटा ही चाहिए था तो आपने इतनी आसानी से इसे खत्म क्यों नहीं किया? ये सुनकर खेम, जेट और खेम कहते, ओ बस करो चरण, क्या तुम्हारा एक ही सवाल था? तभी साधु कोशम हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में ये काफ़ी सवाल है और सभी लोग यही जानते होंगे, पर अगर मैं शुरुआत में अगर रामपुंग को ये बता देता तो ये शायद तो उसे लगता कि हम लोग उसके साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि ये किस्मत में लिखा था कि परन अपनी ताकत को खोएगा, अपनी शक्तियों को वो खो देगा। ये किस्मत में लिखा था और यही भविष्यवाणी हुई थी कि खेम की ज़िंदगी आखिरी वक्त उसकी ज़िंदगी बचेगी, और ये सब लिखा था। और अगर मैं शुरुआत में ही रामपुंग को बता देता कि मैं उसका बेटा हूँ तो शायद रामपुंग मुझ पर यकीन नहीं करती, उसे लगता हम लोग साथ धोखा दे रहे हैं। ये किस्मत में लिखा था कि परन अपनी ताकत को खो देगा, अपने प्यार को बचाने के लिए वो अपनी ताकत का बलिदान दे देगा, और ये सब किस्मत में लिखा था। और हाँ, मेरी रही बात, और अगर ये सब ना होता तो रामपुंग क्यों गुस्सा आती और क्यों मेरे पास आती? उनका तो तुमसे
श्राप से लेना देना था, वो तुम्हारा पीछा कर रही थी, वो मुझ पर हमला क्यों करती। जब तक रामपुंग मुझे छूटी नहीं तब तक उसे एहसास ना होता कि वो मेरी माँ है और उसका और मेरा कर्मा एक दूसरे से रिलेटेड है। ये देख कर खेम कहता है मतलब उसे एहसास हो गया कि वो बस मेरी मौत नहीं चाहती थी, वो अपने बेटे को ढूंढ रही थी। असल में वो वही चाहती ही थी और फाइनली उसे एहसास हो गया कि वो अपनी ज़िंदगी में बस अपने बेटे से फिर से मिलना चाहती थी। और जब उसने मुझे टच किया तो उसे एहसास हो गया कि अगर वो मुझे मार डालेगी तो वो अपने बेटे को फिर से मार डालेगी। ये देखकर चरण कहता है हाँ, मुझे अब समझ में आ गया कि आपने उसे शुरुआत में क्यों नहीं बताया, क्योंकि आप लोग जानते थे कि अगर रामपुंग को ये सब बता देते तो उसे लगता कि आप लोग उसके साथ कुछ ना कुछ दिखावा कर रहे हैं। और तभी मास्टर कुसुम कहते हैं कि खेम उदास मत हो, परन की ताकत अभी गई है, फिर कुछ दिनों के बाद उसकी ताकत वापस आ जाएगी। और यही बात खेम सोचता रहता है और परन को देखता रहता है। और तभी वो याद करता है किस तरह परन ने उसे कहा है कि वो उसे चूज़ किया है। और तभी खेम कहता है मैंने भी तुम्हें चूज़ किया है परन। और जब खेम जाने लगता है तो परन उठ जाता है। खेम परन के पास आता है और कहता है पीम क्या हुआ। और तभी परन उठता है, मतलब परन इतना ज़्यादा थका हुआ इतना बीमार है तभी उसकी मस्तिष्क नहीं सूझती। परन तुरंत खेम के गालों पर एक प्यारी सी किस करता है और खेम परन को गले लग जाता है और रोने लगता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रख पाऊँगा, अब मैं एक बहुत पैसे कमाऊँगा, तुम्हें सपोर्ट करूँगा और तुम्हारा अब से मैं ही ख्याल रखूँगा। तो परन कहता है मेरी ताकत ही गई, ताकत चली गई है, ये नहीं है कि मैं चल और बोल नहीं सकता हूँ, मैं ठीक हूँ खेम और तुम्हें इतने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी खेम कहता है पर तुमने मुझे चूज़ किया है, पर मैं अब से तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। खेम और परन एक दूसरे को गले लगाते हैं। खेम कहता है फिर भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं इसे चुकाने के लिए तुम्हारी देखभाल करूँगा, तो मुझे अपना ख्याल रख दो। खेम और परन एक दूसरे को देखते रहते हैं और तभी परन कहता है सच बताऊँ तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही सबसे अच्छी बात है कि तुम हो मेरे साथ। वहीं दूसरी तरफ रात होती है और काजल इतना थक जाता है कि वो परन के घर पे ही सोता रहता है और ये जेट देखकर उसकी फ़ोटो खींचता रहता है। चरण को काफ़ी ज़्यादा जलेसी होती है और वो कहता है कि काजल मुझे लगा था वो काफ़ी ज़्यादा अमीर है, अगर इतना ही अमीर है तो क्यों ना एक होटल लेकर वो सो जाए। और तभी जेट कहता है वो हमेशा से ही ऐसे था, उसे जो चीज़ पसंद आती है वो वही करता है। और तभी जेट कहता है क्या हुआ चरण, क्या अभी भी तुम्हारे और काजल के बीच चीज़ें सही नहीं हुई? मैं तो चीज़ों को समझा दिया था, क्या हुआ, क्या तुम बताओगे? तो चरण कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। जेट कहता है बताओ ना। तो चरण कहता है काजल ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारा पहला है। ये सुनकर जेट हंसने लगता है। तो चरण कहता है इसमें हंसने वाली क्या बात है, तुमको हंसी कैसे आ सकती है। और तभी जेट जानता है कि चरण को काफ़ी ज़्यादा जलेसी हो रही है, इसी वजह से वो अलमारी की में से एक कार्ड निकालता है और कहता है ये लो, मैं जानता था कि तुम्हें ओपन होने की ज़रूरत है पर मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। देख रहे हो ये नेपट्टून कार्ड है जो कि एक मसाज पार्लर का मेंबरशिप का कार्ड है। उसने मुझे काजल ने 18 बर्थडे पे दिया था और वो चाहता था कि मैं उसके साथ जाऊँ। जेन इसी वजह से काजल से बहुत ज़्यादा गुस्साती थी क्योंकि वो हमेशा मुझे हर बुरी चीज़ लेकर करने जाता था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से जीऊँ। और पता है जब वो मुझे इस पार्लर में ले जाने के लिए कहा तो मैंने कहा मैं ये कर चुका हूँ। तो इसी वजह से उसे लगता है कि वो मेरी वर्जिनिटी खोने वाला पहला शख्स है, इसी वजह से वो ये कहता है क्योंकि उसने हर चीज़ मुझे पहली बार सिखाई है। ये सुनकर चरण कहता है तुम्हें ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे ये सब पता था। और तभी जेट के पास चरण आता है और कहता है पता है फिर भी तुम मेरे पहले इंसान हो जो कि मेरी वर्जिनिटी को खोए हो और मेरे दिल को भी तुमने ही लिया है। ये सुनकर चरण हंसने लगता है और काजल भी ये बात सुनता रहता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है क्योंकि इन दोनों लव बर्ड्स के बीच बेचारा काजल हड्डी हो गया था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह खेम किचन में काम करता रहता है और काजल नीचे उतर कर आता है। काजल कहता है सब लोग कहाँ गए खेम? खेम कहता है जेट और चरण खाना खा कर चले गए बाहर घूमने के लिए और मास्टर परन अभी तक नीचे नहीं उतरे हैं। और तभी काजल कहता है क्या तुम जानते हो जेट और चरण वो बात कहने ही वाला ही रहता है कि तभी खेम देखता है कि साधु कुसुम अभी तक गए नहीं, क्या उनका कुछ छूट गया है? और जैसे ही वो साधु कुसुम के लिए पानी लेकर जाने लगता है तभी परन उतरता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों जगाया नहीं? और तभी
खेम कहता है कि मास्टर है। ये सुनकर परन कहता है मैंने कितनी बार बोला है जब हम दोनों अकेले रहेंगे तुम हमेशा मुझे पीम बोलना। और तभी खेम कहता है मास्टर पिन्यो आए यानी कि मेरे पिताजी। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है क्योंकि परन जब खेम के पिता को देखता है वो चौंक जाता है और वो तुरंत गिर जाता है। और ये देख कर खेम मुस्कुरा हंसने लगता है क्योंकि परन का सच में यहाँ पर मोए मोए वाला सीन हो जाता है। परन तुरंत ज़मीन में बैठ जाता है और कहता है मास्टर पिन्यो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए हैं और गुड मॉर्निंग। तभी खेम और परन साथ में अपने पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं और तभी खेम के पिताजी कहते हैं खेम तुम्हारा श्राप का अंत होता है, अब फाइनली तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और तभी खेम कहता है शुक्रिया पिताजी, अब हर कुछ ख़त्म हो गया है तो क्या आप ये साधुपन ख़त्म कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जिस तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं उस तरह अपनी ज़िंदगी जीजिए। और तभी खेम के डैड कहते हैं मेरी ज़िंदगी बहुत हुई और मेरी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद है कि मैं साधु बन के ही अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मास्टर तुम्हारा काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। और ये देखकर मास्टर परन कहता है कि आपको कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने खेम को बचाया अपनी मर्ज़ी से। और तभी खेम के डैड कहते हैं मुझे लगता है कि चीज़ों को इतनी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, खेम को अभी पढ़ना है। ये सुनकर खेम कहता है डैड आप क्या बोल रहे हो। और तभी उसके डैड कहते हैं मैं वही बोल रहा हूँ जो एक पिता को बोलना चाहिए, पर मैं जानता हूँ कि तुम परन से बहुत प्यार करते हो और मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ और ये तुम्हारे ऊपर है। और तभी खेम कहता है आपका मतलब क्या है कि मैं चीज़ों को सेटल करूं। मतलब उसके डैड का मतलब था कि जैसे ही खेम की पढ़ाई हो तो मास्टर और खेम एक दूसरे से शादी कर दे। और उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी चॉइस होगी कि तुम क्या चाहते हो, पर मैं ये पूरा भरोसा कर सकता हूँ कि परन मेरे बेटे का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखेगा। और तभी परन कहता है हाँ मैं पूरे अच्छे से ख्याल रखूँगा डैड। वहीं दूसरी तरफ अंकल चाय आ जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर को बोल दो वो नीचे आ रहे हैं, पर इस बार परन उनको नहीं देख पाता है। तो परन कहता है क्या उन्होंने अपने शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा को यहाँ पे बुलाया था और मैं जानता हूँ ना। और दूसरी तरफ खेम कहता हाँ उन्होंने यही किया था। दूसरी तरफ सभी गांव वाले परन के पास आते और कहते हैं मास्टर पता है हम लोग जानते हैं कि आपकी ताकत चली गई है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि आपको गिल्ट होने और अपने आप को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी जेट कहता है चरण चाहता था कि अगर आपकी ताकत ख़त्म हो चुकी है तो सभी गाँव वालों को पता होना चाहिए कि आप अब उनका ख्याल नहीं रख सकते हैं। और तभी चरण कहता है ये तो तुम भी चाहते थे ना। और तभी सभी गांव वाले अपनी अपनी ताकत बताते हैं और बताते हैं कि हम लोगों के पास इतनी ताकत तो है कि हम लोग अपने गांव का सुरक्षा कर सकते हैं, तो आप अपने ऊपर पर जोर मत डालिएगा कि आप ही हम लोगों का ख्याल रख सकते हैं। तभी एक आंटी आती और कहती हैं दादी माँ श्री की किताबें मेरे पास है, तो मास्टर परन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी गाँव वाले कहते हैं मास्टर आपको जितना ट्रेनिंग करनी है आप उतनी ट्रेनिंग कीजिए जिससे हम लोगों के फिर से मास्टर बन जाए। ये सुनकर परन कहता है फिर कोई मेरी भी तो भूमिका निभा लो, फिर मैं तुम लोगों का मास्टर बनने लायक नहीं हूँ। और सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं नहीं मास्टर हम लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप चाहे ताकतवर हो या नहीं पर हमेशा आप को हम लोग प्यार और इज्जत करते रहेंगे। तभी खेम के डैड ऊपर से देखते हैं और कहते हैं परन एक काफ़ी अच्छा इंसान है, लोग उससे प्यार करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं खेम तुम्हें उसके साथ देखता हूँ। खेम कहता है डैड आप जो बोल रहे हो मुझे उससे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। दूसरी तरफ चरण कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब हम लोगों को यहाँ से जाना होगा, मैं यही बात सोचकर बहुत ज़्यादा उदास हूँ। जब थांग और एक की फ़ोटो देखता रहता है और वो बहुत उदास होता है और कहता है काचन ने बोला कि थांग और एक भी खेम को बचाने के लिए आए थे। और तभी चरण कहता है मैं ये तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि चाहे जो भी हो जाए पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और तभी जेट कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि हमेशा तुम साथ में रहोगे। चरण कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमने मुझसे कहा था कि जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो हम लोगों के रिश्ते जहाँ ख़त्म हो गए वहाँ की शुरुआत करोगे, पर अभी तक तुमने ये बात क्लियर नहीं किया है। और तभी जेट कहता है क्या मैंने नहीं क्लियर किया है। और तभी चरण कहता है हाँ तुमने अभी तक नहीं क्लियर किया है। और तभी जेट चरण को बेब बोलता है और वो दोनों थोड़ा मजाक एक दूसरे को करते हैं। चरण कहता है क्या तुम बताओगे कि हम दोनों का रिश्ता क्या है, हम दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। और तभी ये जेट चरण से कहता है बेब। चरण कहता है नहीं मुझे और कुछ सुनना है। और इतने में ही जेट चरण को किस कर देता है। फाइनली इन दोनों ने ही अपने रिश्ते को एक नाम दे दिया और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। दूसरी तरफ परन अपने आप को शीशे में देखता है, उसके शरीर पर काफ़ी घाव होता है और वो घाव ठीक होने लगता है। तभी खेम दरवाज़ा खटखटाता है, परन खेम को देखता है और
कहता है कि तुम्हारे डैड कहाँ पे हैं, क्या वो ठीक है? तो खेम कहता है गांव के मंदिर में रुके हैं और वो जल्द ही वहाँ से चले जाएंगे। और तभी परन कहता है कि पता है, जब मैं एक तांत्रिक था तो मैं बहुत चीज़ें नहीं कर पा रहा था, पर मैं वो अब सब चीज़ें करना चाहता हूँ जो मैं तांत्रिक होने के बाद नहीं कर पा रहा था। और मेरे ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा वक्त है, तो क्या आज रात तुम मेरे साथ रुकोगे? और तभी खेम और परन दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। खेम जब परन के कमरे में आता है तो काफ़ी शर्माता रहता है। खेम परन की आंखों में देखता है। परन कहता है तुम मेरी आंखों में क्यों देख रहे हो? तो खेम कहता है क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी परन कहता है क्या तुम उसको करीब से देखना चाहोगे? तभी खेम और परन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। परन कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? और तभी खेम कहता है हाँ, मैं ये सच में करना चाहता हूँ। तभी खेम और परन का बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह खेम अपने डैड और अपने सभी दोस्तों के साथ मास्टर को छोड़कर जाने लगता है। और चरण कहता है मास्टर अब हम लोग जा रहे हैं। तभी परन सभी लोगों से बाय करता है और जब आखिरी वक्त आता है तो खेम परन को गले लगा लेता है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि खेम और परन एक दूसरे को गले नहीं लगाए थे, बल्कि वो दोनों काफ़ी कस के गले लगाए थे। और तभी खेम से परन कहता है तुम्हें जब यहाँ पे आना होगा तुम आ सकते हो। और तभी खेम कहता है हाँ भीम। और तभी परन कहता है ये नाम से नहीं, जैसे कल तुम मुझे रात में बुलाए थे उस नाम से बुलाओ। तभी दिखाया जाता है किस तरह रात में परन ने खेम को बताया था कि पता है इस नाम से मुझे सिर्फ मेरी माँ बुलाती थी, जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई कोई भी मुझे इस नाम से नहीं बुलाया। और तभी खेम कहता है हाँ मेरे भीम। और एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट रोमांटिक सॉन्ग बजता है। और तभी खेम अपने डैड के साथ चला जाता है बैंकॉक। और दूसरी तरफ परन अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है। दूसरी तरफ कुछ सालों का लीप दिखाया जाता है जहाँ पर जेट और चरण फाइनली अपने गांव उबान में वापस आ गए हैं और वो दोनों एक दूसरे को सजाने में मदद करते रहते हैं। खेम कहता है ओ चरण तुम कितनी जल्दी तैयार हो गए हो? और तभी चरण कहता है मैं दूल्हा नहीं हूँ, हम दोनों सिर्फ अभी बॉयफ्रेंड है। ये देखकर खेम हंसने लगता है। और तभी जेट कहता है वो बस तुम्हें तैयार होने के लिए कह रहा था, ये नहीं बोल रहा था कि हम दोनों दूल्हे बन गए हैं। और ये सीन बहुत ही क्यूट रहता है। तभी जेट कहता है चलो खेम मैं तुम्हें भी सन स्क्रीन लगा देता हूँ। और तभी खेम कहता है तुमने पास्ट लाइफ में खेमिका को नहीं बताया था और तुम इस जन्म में कोई मौका नहीं छोड़ रहे हो मुझे बताने में। इसी तरफ परन अपनी साइकिल को लेकर अपने गांव से निकल जाता है और जहाँ पर जेट और चरण और खेम रहते हैं वहाँ पर आ जाता है। परन अपनी कूल एंट्री मारता है और तभी खेम कहता है मेरा फेस दिखाओ, देखो ना मुझे कितना ग्लो आ गया है। और तभी चरण कहता है ओम तुम्हारा मतलब मास्टर के आने से ना मुझे लगता है कि तुम मास्टर से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावले हो। और तभी वहाँ पर परन आ जाता है। जेट और चरण कहते हैं लगता है मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थे। तभी परन खेम के पास आता है और जब खेम परन को देखता रहता है और कहता ओ मेरा प्रेम, तो जेट और चरण उसका मजाक उड़ाते हैं। और तभी खेम कहता है क्या तुमने काफ़ी ज़्यादा वेट किया? परन कहता है तुम जानते हो ना मैं इससे भी ज़्यादा वेट कर सकता हूँ। तभी परन खेम का हाथ मांगता है और खेम उसके हाथों में अपना हाथ दे देता है और जेट और चरण इनके काफ़ी मज़े लेते हैं और ये सीन बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहता है। दूसरी तरफ खेम इन दोनों को हंसता है और फाइनली खेम परन और जेट और चरण अपना ग्रेजुएशन की फ़ोटो लेते हैं। परन इन लोगों के साथ फ़ोटो में रहता है। खेम जेट चरण अपनी काफ़ी ज़्यादा कूल फ़ोटो परन के साथ लेता है और फाइनली परन कहता है चलो हम लोग मेले में चलते हैं, गाँव में आज बहुत ही ज़्यादा बड़ा मेला है। और तभी खेम जेट और चरण सभी लोग इस मेले में शामिल होते हैं और यहाँ पर जेट की पूरी फैमिली शामिल रहती है। जेन को भी दिखाया जाता है कि जेन भी काफ़ी ठीक हो गई है। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह जेट पहली बार चरण को अपने डैड से मिलाता है। चरण कहता है मेरा नाम चरण है और अपना पूरा नाम बताता है और कहता है मैं और जेट एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों गे हैं। ये देखकर उसके डैड कहते हैं मैं जानता हूँ पर मेरी बेटी पर थोड़ा ध्यान रखना, कहीं वो तुम्हें ही ना परेशान करें। दूसरी तरफ काइचन सिर्फ जेन बोलती है तुमने तो मेरा ध्यान ही नहीं रखा। और तभी काइचन बोलता है हम दोनों हमेशा एक दूसरे से मिलते ही रहते हैं। तभी जेन बोलती है पता है वो भूत ने मुझे अलमारी में मार दिया था और मैं जब उठी वहाँ पर कोई नहीं था, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरे पास तो कोई लवर भी नहीं है। तो काइचन कहता है मैंने एम्बुलेंस बुलाया था। तो जेन कहती है शुक्रिया। तभी वहाँ पर पोंग को भी दिखाया जाता है जो कि दावत बांटता रहता है और कहता है क्या तुम जेन हो? तो जेन कहती है हाँ मैं जेट की बहन हूँ। और तभी पोंग कहता है ये पिंक की तरफ से दावत है, पिंक ने अपनी शादी का दावत भेजा है
है और वो माफ़ी मांगना चाहती है कि वो खुद तुम्हें देने नहीं आई। तभी खेम आ जाता है और बॉन्ग उसे भी दावत देता है और कहता है प्लीज़ शादी में ज़रूर आना, और कहता है क्या ये बात सच है? पिंग ने मुझे बताया कि तुम उसकी फैसिलिटी में अब एक प्रोफेसर की जॉब करोगे। और तभी खेम कहता हाँ ये बात सच है, अब मैं बैंकॉक में नहीं बल्कि यहीं पर रहूँगा। ये सुनकर बॉन्ग कहता है तुम जैसे इन लड़के यहाँ पे रहोगे? तभी खेम कहता है हाँ, और कहता है क्या तुम और मास्टर अभी भी रिलेशनशिप में हो? तुम्हारा रिश्ते का क्या हुआ? और तभी परन ये बात सुनता रहता है। वो तुरंत खेम का हाथ पकड़ता है और कहता है हाँ हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। और क्या प्रेम ने ये बात सही कही कि तुम अब फिजिकल थेरेपिस्ट बनने जा रहे हो? और हटो, मुझे अपने बॉयफ्रेंड को रॉकेट दिखाना है। और बॉन्ग हट जाता है और वो काफ़ी खुश रहता है खेम और मास्टर के लिए। दूसरी तरफ सभी लोग मेले को काफ़ी इंजॉय करते हैं और तभी अंकल चाय कहते हैं कि पता है हम लोगों को सबसे पहले दुआ मांगने की ज़रूरत है। ये आज का मेला इसीलिए है कि ऊपर वाले हम लोग पर मेहरबान होकर बारिश करें। और तभी जेट और चरण एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी खेम परन से कहता है क्या तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई है? और तभी अंकल चाय कहते हैं अब वक्त आ गया है रॉकेट को उड़ाने का। और रॉकेट काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों पर उड़ती है और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह सभी लोग एक दूसरे को देखकर दुआ करते हैं कि हर साल इसी तरह बारिश हो। और जैसे ही वो रॉकेट हवा में उड़ता है अचानक बारिश होने लगता है और सभी लोग मेले से भागने लगते हैं और खेम और परन भी एक दूसरे का हाथ थामकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ परन मंत्र पढ़ता रहता है और वो लोग एक मंदिर में आते हैं जहाँ पर खेम, चरण और जेट भी मौजूद रहते हैं, जहाँ पर खेम अपने दोस्तों के साथ फोटो लेता रहता है। और तभी परन एक परफ्यूम लगाता है और एक लेटर को देखकर मुस्कुराता रहता है। तभी खेम आता है और कहता है क्या तुमने आज परफ्यूम लगाया है? और तभी परन कहता है तुमने ही कहा था ना कि मुझे नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, और क्या ये अच्छी नहीं है? तभी खेम कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और तभी खेम अपने दोस्तों को कहता है कि चलो हम लोग मंदिर में चलते हैं, जहाँ पर ये चारों मंदिर में जाते हैं और भगवान के सामने पूजा करते हैं। और जैसे ही वो लोग पूजा करके बाहर आते हैं तो खेम कहता है यहाँ का व्यू काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। परन घबराते हुए अपने बैग में से एक पेपर निकालता है जिसमें एक डेट लिखी रहती है। ये देखकर खेम कहता है इसका क्या मतलब है पीम? और तभी पीम कहता है ये हमारे शादी का डेट है और इसी दिन हम लोग अपनी शादी को रजिस्टर करवाएंगे। तुम्हारे डैड ने यही डेट सजेस्ट किया है और याद है मैंने एक बार कहा था कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी गुजारो। क्या तुम मेरे से शादी करोगे? विल यू मैरी मी खेम? और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। मतलब मास्टर परन का प्रपोज करने का भी तरीका काफ़ी अनोखा है। खेम कहता है मैं भी तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ पिम, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और हाँ मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तभी खेम और परन एक दूसरे को देखते रहते और एक दूसरे को देखकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते और बहुत ही ज़्यादा क्यूट रोमांटिक सॉन्ग बजता है। दूसरी तरफ चरण कहता है कब हम दोनों का ये वक्त आएगा? तो जेट कहता है कि इन दोनों की शादी होने दो, फिर भी हम लोग एक डेट निकालेंगे और हम लोग भी शादी ज़रूर करेंगे। चरण कहता है हाँ उस वक्त का मुझे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है, तो प्रॉमिस ना? तो जेट कहता है हाँ। और तभी जेट और चरण खेम और परन को बधाई देते हैं और ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है। और तभी वो लोग चिढ़ाते हैं और कहते हैं ओह मुझे नहीं लगता था कि मास्टर परन भी इतनी ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि चरण बोलता है वैसे तुम लोग शादी कहाँ करना चाहते हो? ये सुनकर खेम कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें पीम से पूछना चाहिए। चरण कहता है ओह पीम से पूछना चाहिए। ये चारों काफ़ी खुश रहते हैं। तभी खेम कहता है मुझे रोना आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी में इतने प्यारे दोस्त और प्यार करने वाला इतना प्यारा बॉयफ्रेंड है। और तभी वो लोग कहते हैं ओह बस करो मत रो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुछ सालों के बाद जहाँ पर खेम और परन शादी कर चुके और उन्होंने 2 बच्चों को अडॉप्ट भी किया है, जहाँ पर थांग और एक का पुनर्जन्म दिखाया जाता है जो कि खेम और परन के अब बच्चे हैं और जो दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे से नोक-झोंक करते रहते हैं, जहाँ पर इनका नाम श्योंग और शॉन रहता है। और ये देखकर खेम काफ़ी मुस्कुराता है और कहता है श्योंग जाओ ना अपने डैड को बुला दो, खाना तैयार हो गया है। और तभी शॉन बोलता है फिर मैं डैडी आपकी मदद करूँगा खाना पकाने में। दूसरी तरफ श्योन कहता है डैडी आओ ना, नहीं खाना ख़त्म हो जाएगा, खाना काफ़ी टेस्टी है। दूसरी तरफ शॉन कहता है पता है मैंने आज डैडी की मदद करी थी खाना पकाने में। और तभी परन कहता है तुम इतने छोटे हो और तुम मेरे लिए खाना बनाए हो, मेरे बेटे कितने ज़्यादा अद्भुत है। और तभी खेम आता है और कहता है क्या तुम लोगों ने पूरी पैकेट इसमें डाल दिया शॉन? तो शॉन कहता है हाँ मैंने डैड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बनाया है। और तभी परन कहता है मेरे बेटे ने बनाया तो मैं ज़रूर इसे खाऊंगा। और तभी
सियान बोलता है पता है इस पैकेट में लिखा है कि अगर आप पूरी पैकेट डालोगे तो 10 गुना तीखा हो जाएगा। और तभी परन कहता है हाँ बहुत तीखा है ये खाना। और तभी वो कहता है मेरे बेटे ने बनाया तो मैं इसे ज़रूर खाऊंगा। तभी वो दोनों चले जाते हैं खेलने के लिए। और तभी परन कहता है पता है ये बहुत ज़्यादा तीखा है। और तभी खेम कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें पानी की ज़रूरत है। तभी परन कहता है पता है पास्ट लाइफ में मैंने थोंग और एक को बहुत परेशान किया था, लगता है उसी का ये दोनों बदला ले रहे हैं। तो खेम कहता है पर ये एक अच्छी ज़िंदगी है ना। परन कहता है हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है कि मेरे साथ में 2 खूबसूरत बच्चे और मेरा प्यारा सा हबी है। और तभी परन कहता है ओ आज मैंने तुम्हें शुक्रिया अदा नहीं किया। तो खेम कहता है ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि तुम हर रोज़ मुझे शुक्रिया अदा करो। और तभी परन कहता है पर मैं चाहता हूँ। और तभी परन खेम के करीब आता है और कहता है इस करने की कोशिश करता है पर उन दोनों को बच्चों की आवाज़ आती है कि वो दोनों किस तरह एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। खेम कहता है ओ लगता है मुझे जाना होगा। और तभी परन कहता ओ नहीं। और तभी खेम परन को एक किस करता है और खेम चला जाता है। तभी परन मुस्कुराता है। वैसे हमारे क्यूट लव बर्ड्स अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैं। और यहीं पर हमारी प्यारी सी सीरीज का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे आपको ये लास्ट एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप इसे कितना मिस करेंगे। बस सच बताऊँ तो मैं इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हूँ क्योंकि हर सैटरडे को मैं इस सीरीज़ का हमेशा वेट करती थी और इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।